डियर फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का ध्रुवा स्टाइल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप सभी को बताना चाहेंगे इस चैनल पर बीएड से रिलेटेड हर टॉपिक कवर कर दिया गया है और जो बचा है वो भी कवर कुछ दिनों में कर दिया जाएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस लेक्चर का इस्तेमाल सिर्फ नोट्स बनाने और अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप्ड करने के उद्देश्य से ही देखें, क्योंकि हम नहीं चाहते भविष्य में बनने वाले टीचर सिर्फ क्वालिफाई होकर बने। आप में बच्चों को नई दिशा देने की समझ विकसित हो, इसलिए आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर हर टॉपिक को ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ लें, ताकि आने वाला कल जो है वो बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप लेक्चर को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। तो चलिए अब आज के टॉपिक के ओर ध्यान देते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग। पहला जो है कॉन्सेप्ट शिक्षण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पीर ट्यूटोरिंग। ठीक है, यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पीर ट्यूटोरिंग जो है ये दो शब्दों से बना है। पहला शब्द जो है पीर, एक ही कक्षा या सामाजिक सभा का व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जो उम्र और वर्ग स्तर आदि में अन्य लोगों के बराबर हो। पीर मतलब समझे क्या होता है? पीर जो होता है एक ही कक्षा या सामाजिक सभा का व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जो उम्र वर्ग स्तर आदि में अन्य लोगों के बराबर हो। जबकि ट्यूटोरिंग का जो मतलब है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक विशेषज्ञ एक व्यक्ति या एक व्यक्तियों के छोटे समूह को निर्देश देता है। ऐसा मतलब समूह, ऐसा विशेषज्ञ जिसमें एक छोटा सा जो समूह है उसको निर्देश देता है कुछ भी करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए इसे पीर ट्यूटोरिंग एक शैक्षिक अभ्यास है, शैक्षणिक अभ्यास है जिसमें एक छात्र शैक्षिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छात्र से बातचीत करता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह एक शिक्षण तकनीक है जिसमें एक ही उम्र और कक्षा के छात्र उसी उम्र और कक्षा के दूसरे छात्र को निर्देश प्रदान करता है। समझे, एक तरह से ये एक ऐसे छात्र है, एक ही उम्र के दो छात्र अगर रहे तो कक्षा के छात्र उसी उम्र और कक्षा के दूसरे छात्र को क्या देता है? निर्देश प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये समकक्षी शिक्षण की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में देख लेते हैं। निर्देश देने वाले को ट्यूटर के रूप में जाना जाता है और ज्ञान प्राप्त करने वाले को ट्यूटरी कहा जाता है, ट्यूटी कहा जाता है। क्या हुआ? अगर कोई किसी को निर्देश देता है तो उसे ट्यूटर के रूप में जाना जाता है और ज्ञान प्राप्त करने वाले को मतलब एज ए स्टूडेंट को ट्यूटी कहा जाता है। अगर आपको नॉर्मल भाषा में समझना है तो इस तरह समझ लीजिए। निर्देश देना मतलब एक टीचर भी तो स्टूडेंट को निर्देश ही देता है कि आप ये कीजिए, तो इस तरह से टीचर ट्यूटर कहलाएगा, और जबकि जो ज्ञान प्राप्त किया स्टूडेंट जो होता है वो ज्ञान प्राप्त करता है उसे ट्यूटी कहा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, अतः समकक्षी शिक्षण एक सरल रूप है जिसमें एक छात्र किसी अन्य छात्र को एक कौशल या कार्य सीखने में मदद करता है। समकक्षी शिक्षण मतलब एक साथ शिक्षण, एक ऐसा छात्र, इस एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर आप कुछ पढ़ने के लिए जान गए हैं या कोई चीज़ समझ गए हैं तो आप अपने दोस्त को या अपने क्लासमेट को उसको भी समझा देते हैं, कुछ बता देते हैं, उसे ही समकक्षी शिक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गुडलेड एंड हर्स्ट एक वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार जो है समकक्षी शिक्षण एक ऐसी निर्देशों की प्रणाली है जिसमें शिक्षार्थी एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। बिल्कुल यही चीज़ अगर आप टेलीग्राम ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, अगर उसको ज्वाइन करते हैं तो वहाँ देखिएगा सिर्फ मैंने एक ग्रुप बनाया है। वहाँ किसी भी स्टूडेंट को किसी भी PDF की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ का, तो वहाँ एक दूसरे जो छात्र हैं एक दूसरे को ही हेल्प करके अपने में ही पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं और एक दूसरे का मदद कर लेते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? समकक्षी शिक्षण। ये चीज़ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी। ऐसा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो कि एक दूसरे का मदद करते हैं। चलिए अब समकक्षी शिक्षण की विशेषता को देखते हैं। इनकी क्या क्या विशेषता है उनके बारे में देख लेते हैं। समकक्षी शिक्षण पद्धति में अनुशिक्षक
ट्यूटर और सीखने वाला ट्यूटी के बीच संबंध का निर्माण होता है। ठीक है। अनुशिक्षक एक ही वर्ग या आयु का हो सकता है। अनुशिक्षक मतलब वह कि एक दूसरे जो सिखाता है ना वो एक ही है। सिंपल सी बात है, क्लासमेट में वही जो आपको एग्जांपल दिए। समकक्षी शिक्षण का मतलब ये होता है एक साथ पढ़ना, एक साथ समझना और एक दूसरे का हेल्प करके कुछ उनको समझा देना। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षक की देखरेख में उच्च कक्षाओं के पुराने छात्र निम्न कक्षा के छात्रों को भी पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। पहले हम भी कभी ऐसा कोचिंग क्या करते थे जिसमें कि कभी कभी नीचे वाले क्लास, अगर जहाँ हम 9th में पढ़ रहे हैं और 5 या 6 क्लास का टीचर नहीं आ पाता था, तो मेरे जो टीचर होते थे वो हमको भेज दिया करते थे कि जाइए आप उस बच्चे को पढ़ा दीजिए 6 या 5 या 6 क्लास को आप ही ले लीजिए। इसी को कहा जाता है, इसका ही बात यहाँ चल रहा है कि शिक्षक की देखरेख में उच्च कक्षाओं के पुराने छात्र निम्न कक्षा के छात्र को भी पढ़ा सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी प्रकार के समकक्षी शिक्षण में स्पेलिंग, हैंडराइटिंग, अंकगणित और सामाजिक व्यवहार संबंधी शिक्षा दी जाती है। सिंपल सी बात है कि आप देख सकते हैं कि समकक्षी शिक्षण में राइटिंग जो है आपका अच्छा हो, गणित जो है वो अच्छे से आप में समझ में आनी चाहिए, और स्पेलिंग जो है कुछ भी आप लिखते हैं तो वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ों की शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, समकक्षी शिक्षण सप्ताह में 2 से 3 बार और 20 मिनट की अवधि के लिए होनी चाहिए। दोनों तरफ से प्रदर्शन के आधार पर शिक्षण अवधि को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ये जो है, अगर आप आगे चल के टीचर बनते हैं तो इस तरह से बच्चों के साथ आप व्यवहार कर सकते हैं। 20 मिनट का अलग से अवधि का एक क्लास लीजिए जिसमें कि कुछ बच्चों को लेके उसमें सप्ताह में कम से कम 2 या 3 दिन एक जगह बैठा के उनको इस सब चीज़ के बारे में बैठाइए और चेक कीजिए किसका हैंडराइटिंग कैसा है, और जिसमें जो चीज़ सुधार करने की ज़रूरत है उनमें सुधार कीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे में बहुत ही ज़्यादा निखार आएगी और पढ़ने में वो तेज होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। आगे देखते हैं समकक्षी शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या उनके बारे में देखते हैं। विद्यार्थी आत्मनिर्भरता से सोचे और कार्य करने के योग्य बने। समकक्षी शिक्षण का जो उद्देश्य है, अगर आप ऐसे पढ़ाते हैं, कुछ करवाते हैं, एक दूसरे से हेल्प करवाते हैं, तो विद्यार्थी क्या होगा, उसका आत्मनिर्भर सोचने में और कार्य करने में योग्य बनेगा। नेक्स्ट, सहयोगी कार्य करके समुदाय की सहायता करके तैयार करना। इस तरह से अगर डेवलप होता है उनका माइंड तो एक दूसरे का हेल्प भी कर सकता है। सहयोगी कार्य करके समुदाय को बेहतर भी बना सकता है। विद्यार्थियों को दूसरों की सहायता करने के लिए तैयार कर सकता है, तैयार हो सकता है, तैयार करना इसका उद्देश्य है। विद्यार्थियों को शिक्षण हेतु अध्यापक पर निर्भरता को कम करना। अगर विद्यार्थी इस तरह से करता है, मतलब सीनियर स्टूडेंट अगर जाऊँ कोई जूनियर को पढ़ाता है तो इस तरह से अध्यापक का जो निर्भरता है वो भी कम होता है, और एक दूसरे से पढ़ाने से बहुत कुछ एज ए टीचर को सीखने को मिलता है और स्टूडेंट को तो सीखने को मिलता ही है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण के सुलभ एवं सुविधाजनक बनाना। विद्यार्थी को अधिक से अधिक आत्मविश्वास में लेने में सहायता करना। अधिगम हेतु स्वतंत्र वातावरण की व्यवस्था करना। ये जो है इनका मेन उद्देश्य है समकक्षी शिक्षण का। अब देखते हैं समकक्षी शिक्षण की क्या क्या प्रक्रिया है, उनके बारे में देख लेते हैं। समकक्षी शिक्षण एक प्रणालीगत दृष्टिकोण है और उसे सटीक प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। बिल्कुल। अनुशिक्षक को शिक्षण करने से पहले प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसमें उन्हें अपने स्वयं के और अपने साथी की सावधानीपूर्वक निगरानी करना सिखाना चाहिए। अनुशिक्षक जो कि एज ए क्लासमेट ही, अनुशिक्षक वो हुआ जो कि अपने ही साथ के बच्चों को बताएगा, हेल्प करेगा। तो अगर उनको किसी बच्चे को बताना होता है तो सबसे पहले उनको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। इस चीज़ पे टीचर को ध्यान देना चाहिए कि जो अनुशिक्षक है वो कितना जान रहा है, कितना समझ पा रहा है, ताकि वो दूसरे बच्चे को अच्छे समझा दे। इस चीज़ की निगरानी रखना चाहिए, यही इस पॉइंट में बताया जा रहा है। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि समकक्षी शिक्षण के निम्नलिखित प्रक्रिया है। पहला जो है प्रदर्शन प्रक्रिया, फिर टेस्ट टीच एंड टेस्ट प्रक्रिया, फिर समूह या युग्मित शिक्षक की प्रक्रिया है। ये 3 प्रक्रिया के माध्यम से आप समकक्षी शिक्षण के प्रक्रिया को समझ सकते हैं और देख भी सकते हैं।
पहला जो है प्रक्रिया प्रदर्शन प्रक्रिया, इस विधि को शो ड्रॉ गतिविधि के रूप में भी जाना जाता है। समकक्षी अनुशिक्षक कुछ शो या कुछ गतिविधि का प्रदर्शन करता और दूसरे छात्र को गतिविधि को दोहरानी पड़ती। एक तरह से प्रदर्शन प्रक्रिया क्या हुआ, इस माध्यम से आप देख सकते हैं। नाटक, पुराने ज़माने में आप नाटक देखते होंगे, क्या होता था कि बगल से डायरेक्टर उनको डायरेक्ट करता था कि आप ऐसे ऐसे करो, और साथ में वो प्रदर्शन करते थे, नृत्य करते थे या फिर अपना एक्ट करते थे कि इस तरह से। वही इसमें बताया जा रहा है कि कुछ अनुशिक्षक कुछ शो या कुछ गतिविधि को प्रदर्शन करता और दूसरे साथ उस गतिविधि को दोहराता है या कॉपी करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रक्रिया टीच एंड टेस्ट प्रक्रिया। इस विधि में सहकर्मी अनुशिक्षक दूसरे छात्र के प्रदर्शन का परीक्षण करता है और अगर कुछ की कमी हो तो ट्यूटर को त्रुटि के प्रदर्शन में वृद्धि तक फिर से पढ़ाना और परीक्षण लेना होता है। बिल्कुल यही, अगर प्रदर्शन कोई किया तो उसमें अगर किसी चीज़ में उनकी कमी आ रही है या फिर सही से वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, वो सही से किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ पा रहा है, किसी भी हैंडराइटिंग जो हम आपको पहले ऊपर डिस्कस कर चुके हैं किस किस पॉइंट के लिए अनुशिक्षण किया जाता है, तो वो चीज़ में अगर कमी है तो उनको क्या करता है कि जो त्रुटि है, आई मीन जो शिक्षक है या फिर जो साथ का बच्चा है, वो एक दूसरे से मिलकर उस कमी को दूर करने का प्रयास करता है और उसको पढ़ाता है और परीक्षण दोबारा लेता है। टीच एंड टेस्ट प्रक्रिया की यही एक खासियत है। तीसरा पॉइंट है समूह या युग्मित शिक्षक प्रक्रिया। इस विधि में ट्यूटर और ट्यूटी दोनों एक टीम के रूप में कार्य करता है। ट्यूटर, इससे पहले आप कंफ्यूज ना हो ट्यूटर और ट्यूटी क्या होता है, तो मैं दोबारा बता दूं। ट्यूटर जो होता है एक तरह से शिक्षक मानिए, लेकिन शिक्षक होता नहीं, लेकिन आप उस कंटेक्स्ट में उसको देख सकते हैं, क्योंकि एक ही क्लास के बच्चे, एक ही एज के बच्चे ट्यूटर भी कहलाते हैं और ट्यूटी भी। क्योंकि ट्यूटर वो हो गया जो कुछ नॉलेज है, कुछ समझ चुका है ऑलरेडी, और जो बच्चे को समझाना चाह रहा है, मतलब जो उससे लो है, नहीं समझा, वो हो गया ट्यूटी। तो हम इस माध्यम से आपको समझाना चाह रहे हैं कि एज ए ट्यूटर वो शिक्षक कहलाया एक तरह से, और ट्यूटी जो ज्ञान ले रहा है वो ट्यूटी मतलब एज ए स्टूडेंट कहलाया। तो वही इसमें बता रहा है कि ट्यूटर और ट्यूटी दोनों एक टीम के रूप में काम करता है और एक टीम के रूप में कार्य को पूरा करने का प्रयास करता है। उदाहरण, एक विशेष पैराग्राफ का पहला भाग ट्यूटर द्वारा पढ़ाया जाता है तो दूसरा भाग सीखने वाले छात्र द्वारा पढ़ा जाएगा जब तक वो आरेख पूरा ना हो जाए। सिंपल बात है, ट्यूटर ट्यूटी यही। मान लीजिए एक कोई पैराग्राफ है, कोई चीज़ पढ़ाना है, तो उसमें क्या है कि फर्स्ट का पहला पैराग्राफ जो है वो ट्यूटर आई मीन वो जो तेज स्टूडेंट है या फिर एज ए टीचर जो है वो पहला पैराग्राफ पढ़ेगा, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जो जिसको हम ट्यूटी बोल रहे हैं एज ए स्टूडेंट वो पढ़ेगा। इस तरह तब तक पढ़ते रहेगा जब तक कि वो पैराग्राफ पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे समकक्षी शिक्षण के क्या क्या लाभ हैं। ठीक, पहला लाभ जो है वो शिक्षक का दबाव कम करता है। अगर टीचर नहीं है तो एक दूसरे स्टूडेंट भी एक दूसरे से पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, इसीलिए शिक्षक का दबाव कम करता है। दूसरा पॉइंट, यह प्रणाली जो है अपने ट्यूटर के साथ धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को तनाव मुक्त वातावरण की अनुमति देती है। इसमें जो है मान लीजिए धीरे धीरे ट्यूटर अगर समझा रहा है तो उसके क्लास का बच्चा है साथ में रहता है, तो वो क्या है फ्रेंडली तरह से बता रहा है, उसमें दबाव नहीं रहता है कि तुमको सीखना पड़ेगा या सर डांटेंगे या बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, एकदम प्यार से सीखता है। और गति जो सीखने जो शिक्षार्थी को तनाव मुक्त और उस पर दबाव नहीं रहता और वातावरण जो है अनुमति देती है कि इस तरह से आप बच्चों को सिखाएं। नेक्स्ट पॉइंट है यह आनुवंशिक ट्यूटर और शिक्षार्थी के बीच गहरे सामाजिक बंधन को भी विकसित करता है। बिल्कुल सही बात, अगर एक दूसरे से सीखता है तो एक दूसरे में दोस्ती बढ़ेगा और सामाजिक जो है वो बंधन को भी विकसित करता है। नेक्स्ट है यह ट्यूटर को आत्मविश्वास देता है, मतलब एज ए वो जो स्टूडेंट है अगर वो किसी बच्चे को बता रहा है समझा रहा है तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम भी टीचर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो वही बात है कि यह ट्यूटर को आत्मविश्वास देता है और शिक्षण कौशल में मदद करता है, शिक्षण वही पढ़ाने में मदद करता है, जो जीवन में आजीविका कमाने का साधन भी बन सकता है। आपको पता ही है आजकल टीचर जो है बहुत ही अच्छे खासे
पैसा कमाते हैं, लाभ उठाते हैं और बच्चे को शिक्षा भी देते हैं। तो इसका एक साधन भी है कि आजीविका को चलाने के लिए। नेक्स्ट जो है ग्रेड बढ़ाने में मदद करता है। अगर वो अच्छा पढ़ता है लिखता है तो उसका ग्रेड जो आगे भी बढ़ता है। शिक्षार्थियों के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के छोटे समूहों की प्रतिक्रिया के करने के अवसर में बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर बच्चा इस तरह से पहले से सीखते रहे, पढ़ते रहे, तो वो किसी भी समूह में हिचकिचाएंगे नहीं, भाग लेने में आराम से वो भाग लग सकते हैं। शिक्षकों द्वारा समय समय पर अतिरिक्त सहायता प्रदान भी की जाती है इसमें। बिल्कुल सही बात है, इसमें शिक्षक जो है समय समय पर सभी बच्चे को जो भी सहायता है वो प्रदान करती है। अब इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या क्या सीमा, इसका क्या क्या दोष है, इसमें क्या क्या खामियां हैं। कभी कभी प्रबंधन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, इस तरह से प्रबंधन नहीं हो पाता है जिसमें कि एक दूसरे से बच्चा जुड़ पाए। नेक्स्ट पॉइंट, ट्यूटर को नियुक्त करने के लिए ट्यूटर को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। ट्यूटर जो बच्चे को पढ़ाएगा एज ए टीचर के रूप में, वो भी प्रशिक्षित हो, उसको प्रशिक्षण देने के लिए ऐसा अनुकूल माहौल नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले प्रशिक्षण देने के लिए ट्यूटर को अच्छे से प्रशिक्षित किया जाए, उसके बाद किसी बच्चे को मतलब ट्यूटी को पढ़ाने के लिए दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी संघर्ष उत्पन्न हो सकता है और जो सहकर्मी के शिक्षण गतिविधि में बाधा उत्पन्न कर सकता है। कभी कभी संघर्ष भी उत्पन्न हो जाता है दोनों में और एक दूसरे को सीखने में गतिविधि में, उसके शिक्षण गतिविधि में बाधा उत्पन्न हो सकता है। इस तरह का एक तरह से इनका जो है दोष है, कमी है ये सब चीज़ को। नेक्स्ट देखते हैं इसका सुझाव क्या होना चाहिए। इनका सुझाव, जिन विद्यार्थियों को सहायता और निर्देश की आवश्यकता है उनकी सूची तैयार पहले कर दी जाए कि किन बच्चा को सहायता चाहिए, कौन कौन क्लास में लो है और टीचर के साथ नहीं चल पा रहा है समूह के साथ, तो उन बच्चों का पहले सूची तैयार कर लें। फिर कुछ विद्यार्थियों जिनकी परीक्षा में उपलब्धि अच्छी हो और जो कार्य करने के लिए तैयार हो, उनका चयन कर उन्हें समकक्षी शिक्षण के लिए तैयार करें। बिल्कुल सही बात है, उस क्लास में जो बच्चा तेज है और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाते हैं और उनका कार्य करने के लिए वो रेडी हो, ऐसा नहीं कि दबाव डाल के नहीं तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तैयार हो उनको बताया जाए कि क्या क्या फ़ायदा हो सकता है अगर आप किसी का हेल्प करते हैं या किसी को समझाते हैं तो आपको इसमें क्या प्रॉफिट है, उसका एक सूची तैयार करके तब जाके उनको बताया जाए कि इस बच्चे का जाके आप हेल्प करें। नेक्स्ट समकक्षी शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को देखना चाहिए कि कार्यक्रम सही ढंग से चल रहा है या नहीं। ये समकक्षी शिक्षण जब भी चल रहा हो क्लास में, बाहर में, तो जो टीचर है, जो ओरिजिनल में विद्यालय के स्कूल के टीचर है, उनको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए क्या समकक्षी शिक्षण के दौरान बच्चे सही से पढ़ रहे हैं या नहीं, कि ऐसे ही सिर्फ कुछ से कुछ पढ़ाया जा रहा है, यही नहीं कि गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए एज ए टीचर, जो स्कूल के टीचर हैं, अध्यापक है। इसे स्कूल से पहले या स्कूल के बाद भी आयोजित किया जा सकता है। स्कूल लगने से पहले समकक्षी शिक्षण द्वारा क्या आप पढ़ा सकते हैं। और यह समकक्षी शिक्षण एक तरह से आप लोग मान लीजिए हम लोग सेट प्रैक्टिस करते हैं या फिर क्यूज जो जिसको करते हैं, जिसमें कि कुछ स्टूडेंट तेज होते हैं वो एक दूसरे से पूछते हैं, बताते हैं, इसी को समकक्षी शिक्षण कहते हैं। आप लोग में भी समझ गए होंगे कि समकक्षी शिक्षण किसे कहते हैं। नेक्स्ट में समकक्षी शिक्षण प्रतिदिन होना चाहिए। इससे आवश्यकता अनुसार हफ्ते में 1 या 2 दिन की भी किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। समकक्षी शिक्षण से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, किस तरह से कौन सा स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, इसमें जो ट्यूटर है उसको भी फ़ायदा है, जो ट्यूटी है वो भी अच्छा खासा सीख सकता है और शिक्षक भी इसका दबाव घट जाता है और बच्चे एक साथ मिलजुल के आगे बढ़ सकते हैं और मेरे देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ये वीडियो यहाँ तक समाप्त हो रही है और नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द ही अपलोड की जाएगी। आप लोग इस वीडियो को देखें और अच्छे से समझ गए होंगे तो कमेंट ज़रूर करें। आपकी कमेंट जो है मेरे लिए बहुत ही मोटिवेट के रूप में कार्य करती है। तो जो भी हो आपकी भाव, जो भी हो बात, आप ज़रूर कमेंट में लिखें और हो सके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच।